अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आपका कार्यक्रम की ताजा कड़ी में और मैं हूं आपके साथ अमिता सिन्हा। अन्नदाता कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती और उससे जुड़े विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। तालाबों में जल का संरक्षण और उसके उपयोग। झरबेरा की फसल में समसामयिक कार्य। प्याज रोपाई यंत्र पर जानकारी। हमारे प्रदेश में आने वाली सिंचाई जल की समस्याओं को देखते हुए कुछ कृषक तालाब का निर्माण कर वर्षा जल को संग्रहित करते हैं और इस संग्रहित जल का समुचित प्रयोग किस प्रकार करें, आइए दिखाते हैं इस प्रस्तुति में। दिनों दिन भूमिगत जल स्तर में आ रही गिरावट के कारण आज सिंचाई जल की विकट समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी समस्या को देखते हुए हमारे बहुत से कृषक वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए तालाब का निर्माण किए हुए हैं और वे इस जल का प्रयोग सिंचाई के नए नए तरीकों को अमल में लाकर करते हैं, जिससे कि वर्ष भर सिंचाई जल की आपूर्ति बनी रहती है। हमारे बीच ग्राम तितरी, जिला रतलाम के एक प्रगतिशील कृषक जितेंद्र पाटीदार मौजूद है, जिन्होंने जल संग्रहण हेतु तालाब का निर्माण कर रखा है और इस जल का उपयोग कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों को इस प्रस्तुति के माध्यम से। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये प्लास्टिक तालाब है। अभी इसका निर्माण इस साल हमने किया है। तकरीबन 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अंदर इसको बनाया है। रतलाम जिले में ग्राम तितरी और आसपास उद्यानिकी की फसलें बहुत अच्छी होती है। अंगूर, अनार, स्ट्रॉबेरी, पपीता, ये सारी चीज़ें हम लोग उगाते हैं यहाँ पे। किंतु चूँकि कोई आसपास बड़े नदी नालों का सोर्स नहीं होने की वजह से गर्मी के दिनों में पानी की बड़ी दिक्कत होती है। खास करके बगीचे की सिंचाई के लिए जितना पानी हमको चाहिए उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है। हम लोग उसकी वजह से हमारे यहाँ का जो क्षेत्रफल है मौसम अनुकूल होने के बाद भी उसको हम लोग नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए हमने एक प्लास्टिक का तालाब ये बनवाया है। चूँकि ये इसका मॉडल इस तरह का है कि इसको हमको पूरा बारिश में ही भरना होता है और इसी पानी का उपयोग हम लोग गर्मी के 100 दिनों में यानी मार्च एंड से लेकर के और जून 1 तक, जब तक बारिश हमारे यहाँ नहीं आती तब तक हम इसका यूटिलाइजेशन हमारी उद्यानिकी फसलों को ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई के लिए करते हैं। सामान्य तालाब चाहे उसमें बलराम तालाब हुए या खेत तालाब हुए या जो तालाब के अंदर जो तालाब आते हैं जिस कैटेगरी में वो हुए, उसमें और इसमें एक बड़ा अंतर सबसे बड़ा ये है कि ये एक बड़ा जल भंडारण आपका जो बैंक है एक तरह से, कि जो भी पानी आप इसमें भर रहे हैं वो अश्योर्ड है कि वो आपको वाष्पीकरण जो हो रहा है उसके अलावा आप ही के पास है। वो पानी कहीं रिसन हो करके या कहीं किसी तरह से नीचे ज़मीन के अंदर नहीं जा रहा है। आप उन्हीं फसलों को हमको करना है जिनमें हमको आमदनी ज़्यादा है। यदि ये तालाब बना के हम
हम ये सोच ले कि गेहूं को पिला देंगे तो ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। प्लास्टिक शीट भी ये स्पेशल आती है, इसकी 10-12 साल इसकी लाइफ होती है। जो मटेरियल है उसकी धूप से ख़राब नहीं होता है। ये 2 तरह के आते हैं इसमें, एक 500 माइक्रोन का आता है और एक 400 माइक्रोन का आता है। हम इसको आगे अगले 50 सालों के लिए देखते हैं। इसमें जो एक चीज़ जो जा सकती है, जो हमको रिप्लेस करना है, वो केवल ये प्लास्टिक की फिल्म है, जो हम 10-12 साल इसकी लाइफ कंपनी बताती है, 12-15 साल तक वैसे नहीं होता है ख़राब, लेकिन 10 साल भी मान के चले तो ये फिल्म हमको बदलना है प्लास्टिक की। बाकी तालाब का निर्माण तो आपकी अपनी जगह है ही सही। और वाष्पीकरण को रोकने के लिए इस पर हम लोग नेट लगाएंगे, जो अपनी ग्रीन नेट आती है वो पूरी इसके ऊपर लगा देंगे। इसके अलावा इसकी मेड़ पे आसपास हम लोग कुछ पेड़ पौधे लगा सकते हैं, छायादार पौधे लगा सकते हैं। घास वास नहीं हो आसपास, चूँकि चूहे से खतरा है। अगर चूहा काट देगा तो प्लास्टिक की फिल्म है, चूहा काट देगा तो पानी का रिसन चालू हो जाएगा। तो उसके लिए भी सुरक्षा हमको करना है इस पे कि चूहा अंदर न जाए। इसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं कि एक पतरे की शीट पूरी चारों तरफ करीब 2 फीट की हम लोग लगाए, ताकि वो चूहा घुस न पाए इसके अंदर। सिंचाई के स्थायी समाधान के साथ साथ में इस तालाब में मछली पालन या झींगा पालन भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। खेत तालाब तो हमारे सभी किसान भाई बनाते ही है, हमने भी पहले बना रखे हैं। हमारे खेत के अंदर बलराम तालाब भी बना रखे हैं, लेकिन वो पानी का स्थायी समाधान नहीं है। हमने भी बहुत सारे बोरवेल उतरवाए, 400-600 फीट तक बोरवेल उतरवाए, और उसमें पानी नहीं रहता है गर्मी के दिनों में। दूसरा, ज़्यादा गहराई से पानी निकाल करके और उससे सिंचाई अगर हम लोग करते हैं तो वो भी लंबे समय के लिए फसल के लिए अच्छा नहीं होता। ज़मीन की उर्वरा क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होती है उससे। तो बारिश का पानी, ऊपर के साधन का पानी ही ज़्यादा उपयुक्त होता है। स्थायी समाधान के तौर पे ये एक बहुत अच्छा विकल्प है हमारे किसान भाइयों के लिए। मैं अन्नदाता प्रोग्राम के माध्यम से, ईटीवी मध्य प्रदेश के माध्यम से सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि सरकार के भरोसे न रहें, खुद के विकल्प हमको ढूंढना है। हम किसान हैं, हम खुद मेहनत करते हैं, देश को अन्न देते हैं। अन्नदाता कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे। जब उम्मीद के आसमान पर मंडराते हैं बादल और खौफनाक हो जाते हैं अंधेरे, जब मुद्दों पर हावी हो जाती है मशीनरी और शोर में खो जाता है हक का सवाल, जब सड़क पर उतरना हो जाए समाज की मजबूरी और जिम्मेदार बना ले जनता से दूरी, तब जरूरी होता है अंधेरे से निपटने का हौसला जगाना, मशीनरी से हक पाने के लिए मशक्कत करना, सत्ता के शीर्ष को आईना दिखाना, उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे जो कृषक है वो पॉली हाउस में जरबेरा की फसल लगा रखे हैं, तो वो अधिक पुष्प उत्पादन के लिए कौन कौन से समसामयिक कार्यों को करें और इस हेतु विस्तार से जानकारी के लिए देखिए ये अंश। परंपरागत खेती में बढ़ते जोखिम और मौसम की अनिश्चितता के कारण प्रदेश के कृषकों का रुझान फूलों की खेती की तरफ हो रहा है। इन्हीं फूलों की खेती के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं पॉली हाउस में जरबेरा फूल की खेती के बारे में। इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने हेतु कुछ सस्य प्रबंधनों का किया जाना आवश्यक होता है।
जैसे खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन एवं फसल सुरक्षा आदि। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई जानकारी के अभाव में या लापरवाही वश इन प्रबंधन कार्यों को सही समय से नहीं अपनाते हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें गुणवत्ता युक्त फूलों की प्राप्ति नहीं होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। हमारे रिपोर्टर ने भ्रमण के दौरान ग्राम मगरमुहा, जिला जबलपुर के प्रगतिशील कृषक नितिन द्विवेदी से संपर्क किया, जिन्होंने पॉली हाउस में झरबेरा की फसल लगा रखी है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि वे अपनी झरबेरा की फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे हमने इस 2000 स्क्वायर मीटर के एरिया में ये जो पॉली हाउस आप देख रहे हैं, इसमें झरबेरा लगाया हुआ है हमने, जिसमें कि कई वैरायटीज़ हैं। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड है, ऑरेंज है, वाइट है। मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से हमने इस वैरायटी का चयन किया हुआ है। इसको लगाए हुए 3 महीने हुआ है हमको अभी सबसे पहले तो इसमें अगर देखा जाए तो झरबेरा में अभी जो लगाए हुए झरबेरा रिसेंटली लगाए हुए हैं, उनमें अभी वानस्पतिक वृद्धि बिल्कुल चरम पे होगी। इसमें काफ़ी देखें अगर आप तो पत्ते आ रहे हैं, इस समय ये काफ़ी फ्लावरिंग पे आ रहा है, जो इसकी स्टैम्प है वो बढ़ रही है। तो इस स्टेज को ध्यान में रखते हुए हमको इसका न्यूट्रिशन का विशेष ध्यान रखना है। साथ साथ इसमें जो आने वाली खरपतवार है उनको समय समय पर निकालते रहना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो उसमें वो भी बराबर से, पौधे से ज़्यादा वो उसको यूज़ करता है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि पौधे को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कई खरपतवार ऐसे हैं कि जो आने वाले इंसेक्ट और पेस्ट्स हैं उनका वो होस्ट का काम करता है, जिससे कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। तो उसको हमको मैन्युअली ही हटाना है। मैन्युअली हटाएं तो सबसे अच्छा है। ये तो ही खरपतवार से रिलेटेड चीज़ें। इसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ है कि हम जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसकी किस्म और उसका जो क्वालिटी है, वो दोनों चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है हमको, कि जो हम पानी दे रहे हैं उसको पौधे को जिस प्रकार से चाहिए, जिस प्रकार से आपकी मिट्टी सपोर्ट कर रही हो, जिस प्रकार से उसका पीएच लेवल हो, जितनी है, और एक पौधे के हिसाब से मांग हो, क्योंकि टेम्परेचर इस समय ठंडा है। पानी आपको एक लिमिट में देना हो, क्योंकि आप अगर ज़्यादा पानी देते हैं तो भी हार्मफुल है, अगर कम पानी देते हैं तब भी हार्मफुल है। अगर हमने कम पानी दिया है उसको, तो ये मान के चलिए कि वो पौधा कुछ दिन बाद उसका न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो वो सूख जाएगा। लेकिन अगर हमने उसको एक्सेस पानी दिया, एक्सेस वाटरिंग अगर की है हमने उसमें, तो कुछ समय बाद वो पौधा गलने लगेगा, उसमें विभिन्न प्रकार के फंगस आ जाएंगे, उसको वायरल हो सकता है। तो ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि जितना ही अपन यहाँ पे पानी एक रिक्वायरमेंट है उतना ही दें, उससे एक्सेस पानी ना दें। क्योंकि हम इसमें पूरा ड्रिप सिस्टम अप्लाई करके इसको कर रहे हैं, तो इसमें जो भी हम खाद है वो इसी के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं। तो खाद का भी एक संतुलन होना बहुत आवश्यक है इसमें। जैसे ये 2000 स्क्वायर मीटर का एरिया है, इसमें हम कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, न्यूट्री7, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सभी दे रहे हैं। तो ये आपकी मिट्टी के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे ये हमारा 2000 स्क्वायर मीटर में, इसमें हमने पीएच का जो लागत थी हमारी 6.5 के आसपास पीएच था, जो कि एक उत्तम पीएच है। उसके हिसाब से हम इसमें 3.5 किलो पोटेशियम नाइट्रेट, 2.5 किलो आपका कैल्शियम नाइट्रेट प्लस न्यूट्री7, जो कि 16 न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको मिला के बनाया हुआ है, वो करते हैं। इसके साथ साथ ये हमें अल्टरनेट डे पे भी दे सकते हैं आप, और रोज भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ये काफ़ी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जनरेट करती है कि जो कि हम नॉर्मल इनसे नहीं दे पाते हैं। और मिट्टी में एक प्रतिरोधक क्षमता जो आती है और एक मजबूती आती है, वो एक नेचुरल तरीके से जो आती है, वो हम साइंटिफिक तरीके से या कि रासायनिक तरीके से उसको नहीं पूरा कर पाते हैं। इसलिए बेस्ट है कि अगर इसमें हम वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए विकल्प होगा। दोस्तों, अब इसमें हमने न्यूट्रिशन कर दिया, पानी दे दिया, खाद दे दिए, सब कुछ। इसके बाद जो एक मेन विषय हमारा बचता है वो है हमारा कि फसल सुरक्षा किस प्रकार से की जाए। क्योंकि जिस प्रकार से ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, ये पौधों के लिए बहुत अच्छा है, उसी प्रकार से इंसेक्ट और पेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर वो एक बार आ गए तो उनके लिए अपार खाना है इसके अंदर। जैसे इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है, लीफ माइनर हो गया, थ्रिप्स हो गया, और आपका अगर देखा जाए तो इसमें वायरल होते हैं ज़्यादा पानी के कारण। तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए आपको जैसे नीम ऑयल है, इसको अप्लाई करें, 5 ml पर लीटर पे यूज़ करें, उसका एक स्प्रे लें। इसके साथ साथ ट्राइकोडर्मा आप अगर गोबर के में मिला के उसको भी अगर अपन लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा अपने लिए रिजल्ट है। किसान भाइयों, आइए अब चर्चा करते हैं इन कीटों के नियंत्रण हेतु अंतिम विकल्प अर्थात रासायनिक नियंत्रण के बारे में, जिसमें इमिडाक्लोरपिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मित्रों, ये झरबेरा की खेती हमारे द्वारा जो की जा रही है, इसमें से छोटी सी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप भी अगर ये छोटी छोटी चीजें अप्लाई
अप्लाई करेंगे तो मेरा ये मानना है कि काफ़ी अच्छा उससे रिजल्ट मिलेगा, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी, जिससे हमें फ़ायदा होगा। यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आगे का रोचक अंश कर रहा है आपका इंतजार, बने रहिए हमारे साथ। जब उम्मीद के आसमान पर मंडराते हैं बादल और खौफनाक हो जाते हैं अंधेरे, जब मुद्दों पर हावी हो जाती है मशीनरी और शोर में खो जाता है हक का सवाल, जब सड़क पर उतरना हो जाए समाज की मजबूरी और जिम्मेदार बना लें जनता से दूरी, तब जरूरी होता है अंधेरे से निपटने का हौसला जगाना, मशीनरी से हक पाने के लिए मशक्कत करना, सत्ता के शीर्ष को आईना दिखाना, उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज़। ये नदी, ये पत्थर, ये शहर और ये चेहरे एक से नहीं रहते, बदल जाते हैं समय के सफर में। फर्श या अर्श सब टिका है टाइमिंग पर, क्योंकि टाइम एक सा नहीं रहता। समय का यही सफर सिमट आता है न्यूज एट 9 PM में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके साथ, तो चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। खेती हेतु दिन प्रतिदिन मानव श्रम की कमी होती जा रही है। फलस्वरूप अत्याधुनिक कृषि यंत्रों का प्रचलन बढ़ रहा है और इस समय की आवश्यकताओं में प्याज की रोपाई के लिए प्याज रोपाई यंत्र आप सभी के लिए लाभकारी होगा, जिसकी पूरी जानकारी हेतु देखिए ये अंश। हमारे प्रदेश में प्याज की खेती हेतु जिन किसान भाइयों ने नर्सरी लगा रखी होगी, वह रोपाई के लिए तैयार होगी, लेकिन प्रायः देखने में आता है कि पौध रोपाई के समय मजदूरों की कमी देखी जाती है। साथ ही मजदूरों द्वारा रोपण करवाने पर एक तो प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है, वहीं कई बार मजदूर न मिलने के कारण समय पर पौध रोपण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। ऐसे में फसल की रोपाई में देरी तो होती ही है, साथ ही किसानों को कम उत्पादन के रूप में लाभ भी कम प्राप्त होता है। तो हम आपको बता दें कि आप प्याज की पौध रोपाई का कार्य प्याज ट्रांसप्लांटर यंत्र द्वारा करते हैं तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि इस यंत्र द्वारा किस प्रकार प्याज की रोपाई की जाती है तथा इसकी कार्य क्षमता व कीमत कितनी है। तो इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि प्याज की बुआई में मजदूरी व मानव श्रम अधिक लगता है, अतः इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे प्याज ट्रांसप्लांटर की, जिसे ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। इस हेतु 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। ट्रैक्टर के साथ इस मशीन को अन्य कृषि यंत्रों की तरह ही जोड़ा जाता है। उसके उपरांत 12 मजदूरों को प्लांटर के पीछे बिठाकर बुआई की जाती है। मजदूर एक एक पौध को हॉपर अर्थात ओरनी में डालता जाता है, जिसमें पौध सीधे हल के पीछे जाकर गिरती है और इस प्रकार पौध की रोपाई हो जाती है। इसमें सावधानी के रूप में किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैक्टर एक ही गति से चले, क्योंकि यदि गति में परिवर्तन होगा तो इसका सीधा असर पौध रोपण पर पड़ेगा। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 3 इंच रखी जाती है तथा लाइन से लाइन की दूरी 5 इंच होती है तथा यह यंत्र एक बार में 12 लाइनों में बुआई का कार्य पूर्ण करता है, जबकि हाथ से बुआई करने पर पौधे व पंक्ति की दूरी उचित नहीं रखी जा सकती। किसान भाइयों, यदि इस यंत्र के द्वारा पौध रोपण में होने वाले व्यय की तुलना मानव श्रम द्वारा रोपाई हेतु होने वाले व्यय से करें तो मानव श्रम द्वारा प्रति एकड़ रोपाई हेतु लगभग 15 कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है और प्रति मजदूर पर 200 रुपए प्रति दिन का खर्च आता है।
इस प्रकार मजदूरों द्वारा प्रति एकड़ रोपाई पर खर्च लगभग 3000 रुपए होता है, जो कि स्वयं कतार बनाकर रोपाई का कार्य करते हैं। इसके अलावा मजदूरों द्वारा बुआई करने पर 10% तक लगाई गई पौध मर जाती है, जबकि प्लांटर द्वारा प्याज की रोपाई करने में 12 मजदूरों की आवश्यकता होती है, जो कि लगभग 2 घंटे में 1 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई आसानी से कर देता है। अब यदि इस पर होने वाले खर्च की बात करें तो 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर में प्रति घंटे का खर्च 300 रुपए होता है। अतः प्लांटर द्वारा रोपाई पर प्रति एकड़ ट्रैक्टर पर खर्च 600 रुपए आया। साथ ही इस प्लांटर से रोपाई करने हेतु 12 मजदूरों की आवश्यकता होती है, जिस पर प्रति मजदूर का खर्च 200 रुपए प्रतिदिन आता है, जो कि एक दिन में 4 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई करते हैं। अतः मजदूरों पर प्रति एकड़ व्यय की बात करें तो लगभग 600 रुपए होता है। इस प्रकार प्लांटर पर रोपाई करने पर कुल खर्च 1200 रुपए प्रति एकड़ आता है। किसान भाइयों, अब यदि मानव श्रम व प्लांटर द्वारा प्याज की रोपाई पर आर्थिकी की तुलना करें तो मानव द्वारा रोपाई करने पर प्रति एकड़ रोपाई पर कुल खर्च 3000 रुपए होता है, जो कि एक दिन में 1 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई करते हैं, जबकि प्लांटर द्वारा रोपाई करने पर कुल खर्च 1200 रुपए आता है, जो कि लगभग 2 घंटे में 1 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई करता है। इस प्रकार किसान भाइयों, प्लांटर द्वारा प्रति एकड़ रोपाई करने पर लगभग 1800 रुपए की बचत के साथ 6 घंटे समय की बचत भी हो जाती है, जबकि मजदूरों द्वारा बुआई करने पर आपको पूरे समय उनके साथ रहना होता है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी में लगने वाला खर्च दोनों विधियों से बुआई करने पर समान ही आता है, अतः इस खर्च को लाभ की अनुपातिक गणना में शामिल नहीं किया गया। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चंद्रखुरी, जिला दुर्ग से बालाराम यादव ने। यह पशुपालन व्यवसाय करते हैं तथा पशुओं के हरे चारे हेतु हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के द्वारा चारा उगाए जाने पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो बालाराम जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसमें जो है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में बिना जमीन के जो है हरा चारा का उत्पादन किया जाता है। हरा चारा उत्पादन के लिए इसमें सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है पानी, फिर पोषक तत्व और धूप की आवश्यकता होती है। नियंत्रित जलवायु में, पर्यावरणीय जलवायु में हम जो है हरे चारे का उत्पादन करते हैं। इस मशीन में जो है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 80 से 85% आर्द्रता पर जो है हरे चारे का उत्पादन किया जाता है। ये एक दिन में करीब 20 से 40 ट्रे, और दूसरे शब्दों में हम कहें तो 240 से 480 किलो हरा चारा एक दिन में जो है इस मशीन में उगाया जा सकता है। इस तकनीक के कई लाभ हैं। सबसे बड़ा जो लाभ है वह है पानी की बचत। जहां परंपरागत खेती में 80 से 90 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, वहां 1 किलो चारे के लिए 2 से 3 लीटर ही पानी का काम में आता है। और जो पानी उपयोग में नहीं आता, जो चारे द्वारा उपयोग में नहीं लिया जाता, वो भी मशीन द्वारा दोबारा उसको हम काम में ले सकते हैं। दूसरी जो है भूमि की बचत है। इसमें जो जितनी जगह में हम ये चारा उगा रहे हैं 5 क्विंटल चारा, वो परंपरागत खेती में करीब 1 हेक्टेयर जमीन के बराबर है। 30 दिन में 1 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होती है, वहां ये कम स्थान में उतना ही चारा जो है उत्पादित कर सकते। तीसरा जो है समय की बचत है। एक आदमी 2 से 3 घंटे में इस मशीन का सारा काम करके इस चारे को आराम से उगा सकता है, तो परिश्रम की कम जरूरत होती है। चारे का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इस मशीन में जो है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में जो है 7 दिन में चारा कुल तैयार हो जाता है। कटाई के लिए हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, और इसमें जो लंबाई है जो करीब 12 से जो है 25 सेंटीमीटर तक, किस्म पे डिपेंड करता है कि कौन सी हम किस्म उपयोग करें। जहां बीज में हम अगर बात करें या हरे चारे हम बात करें, जहां प्रोटीन 8 से 9% है, इस चारे में, हाइड्रोपोनिक्स चारे में प्रोटीन की मात्रा 25 से 30% पाई जाती है। 3 गुना प्रोटीन में बढ़ोतरी हो जाती है। विटामिन भी जो है पशुओं को उचित मात्रा में इससे मिल जाता है। इसके साथ साथ ये खाद्य के लिए भी सुरक्षित है, क्योंकि इस तकनीक में जो है किसी भी तरह का केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये जो चारा है उग रहा है, ये हानिकारक तत्वों से फ्री है। तो पशुओं को अगर हम इसको खिलाएंगे तो उनमें भी जो है ये हानिकारक तत्व कम मात्रा में जाएंगे।
अपने देश में अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में हरा चारा उत्पादन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। इन क्षेत्रों में विपरीत परिस्थितियों के बीच भी इस तकनीक के द्वारा आप हरा चारा उगा सकते हैं। 20 लाख की लागत वाली यह मशीन, जिसमें 2.5 से लेकर 5 क्विंटल चारे का उत्पादन प्रतिदिन होता है, बड़े डेयरी व्यवसायियों के लिए उपयुक्त है, परंतु मध्यम एवं छोटे डेयरी व्यवसायियों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके छोटे मॉडल भी बाजार में उपलब्ध हैं। किसान भाई इस मशीन की विस्तृत जानकारी हेतु इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है ग्राम मोहपका, जिला बिलासपुर से रवि कुमार ने। यह सूकर पालन करते हैं तथा गर्भित सूकरों के आहार प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो रवि जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मादा सूकरी जो कि गर्भित होती है, उसके प्रबंधन व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि वह अपने शरीर के साथ साथ अपने पेट में पल रहे बच्चों को भी उस समय पोषण देती है। तो इसलिए इस समय उसकी आहार व्यवस्था भी हमें विशेष रूप से सुनिश्चित करनी चाहिए। वैज्ञानिक आहार व्यवस्था सुनिश्चित करने से निश्चित ही जब मादा सूकर की जब प्रसूति की अवस्था आती है तो उससे न केवल मादा सूकर स्वस्थ रहती है बल्कि उससे पैदा होने वाले बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं। तो इस प्रकार से जो मादा सूकरी के लिए जो आहार व्यवस्था है, जिसको कि हम संतुलित आहार बोलते हैं, बाजार में ये संतुलित आहार उपलब्ध होता है या विभिन्न अवयवों को मिलाकर भी हम इसके संतुलित आहार का निर्माण कर सकते हैं। इस आहार के जो मुख्य अवयव होते हैं उसमें मूंगफली की खली लगभग 12 किलोग्राम, अलसी की खली 3 किलोग्राम, मत्स्य चूर्ण जो कि मछली का चूरा होता है उसको हम 5 किलोग्राम तक इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मक्का या गेहूँ की दलिया, उसको 30 किलोग्राम तक हम इसका प्रयोग करते हैं। गेहूँ की भूसी 25 किलोग्राम और चावल की भूसी भी 25 किलोग्राम तक हम इसका समावेश कर सकते हैं। इसलिए यदि हम देखें तो अगर हम इन सारे अवयवों को अगर हम संकलित करते हैं तो ये लगभग 100 किलोग्राम का एक संतुलित आहार बनता है। इस प्रकार का संतुलित आहार हम देकर अपने मादा सूकरी का जो स्वास्थ्य है उसको हम बनाए रख सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हैं। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय पर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।